माया पंछी का समूह, अध्याय 26। देखा अनदेखा। लूना को पता नहीं था कि हैरी का रीटा को दिया इंटरव्यू द क्विबलर में कब छपेगा, क्योंकि उसके डैडी अगले अंक में क्रम्पल, हॉर्न, स्नोर केक्स के हाल में नजर आने पर एक लंबा लेख छापने वाले थे, और जाहिर है वो बहुत महत्वपूर्ण लेख है, इसलिए शायद हैरी का इंटरव्यू उससे अगले अंक में छपेगा। लूना ने कहा। वोल्डेमार्ट की वापसी वाली रात के बारे में बताना हैरी के लिए आसान नहीं था। रीटा ने उससे हर छोटी छोटी बात पूछी थी। हैरी ने उसके हर सवाल का जवाब दिया था, क्योंकि वो जानता था ये सच्चाई दुनिया को बताने का बहुत बड़ा मौका है। वो सोच रहा था इस लेख पर लोगों की प्रतिक्रिया कैसी होगी। उसे लग रहा था इससे बहुत से लोगों को यकीन हो जाएगा कि वो पूरी तरह पागल है, इसलिए भी क्योंकि उसका लेख क्रम्पल, हॉर्न, स्नोर केक्स के बारे में छपी बकवास के साथ छपेगा। लेकिन बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज और अन्य प्राण भक्षियों के भागने के कारण हैरी के मन में कुछ करने की प्रबल इच्छा थी, भले ही उसकी कोशिश कामयाब हो या ना हो। देखते हैं तुम्हारा इंटरव्यू छपने के बाद अम्बरिज क्या सोचती है, डीन ने सोमवार की रात डिनर पे कहा। सीमस डीन की दूसरी तरफ बैठकर अपनी प्लेट में ढेर सारा चिकन और हैम पाई डाल रहा था। हैरी जानता था वो ध्यान से सुन रहा है। सही किया हैरी, सामने बैठे नेविल ने कहा। उसका चेहरा थोड़ा पीला था, लेकिन उसने धीमी आवाज में आगे कहा, ये बहुत मुश्किल रहा होगा उसके बारे में बातें करना, है ना? हैरी बुदबुदाया। हाँ, लेकिन लोगों को पता चलना चाहिए वोल्डेमार्ट क्या कर सकता है ना? सही है, नेविल ने सिर हिलाते हुए कहा, और उसके प्राण भक्षी भी लोगों को पता होना चाहिए। नेविल ने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया और अपने भुने हुए आलू की तरफ ध्यान देने लगा। सीमस ने ऊपर देखा, लेकिन हैरी से नजर मिलते ही तत्काल अपनी प्लेट की तरफ देखने लगा। चो चैंग अपनी सहेली मैरिटा के साथ हॉल में आई। हैरी के पेट में उथल पुथल होने लगी, लेकिन चो ने गरुड़ द्वार की टेबल की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। उसकी तरफ पीठ करके बैठ गई। ओह, मैं तो पूछना ही भूल गई। चील घात की टेबल की तरफ देखते हुए हरमाइनी ने कहा, चो के साथ तुम्हारी डेटिंग कैसी रही? तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? ये एक बहुत बुरा फ्लॉप शो साबित हुई। फिर उसने बता दिया मैडम पड़ी फुट की टी शॉप में क्या हुआ था। उसने कुछ मिनट बाद अपनी बात पूरी की। जब उसकी प्लेट में रखी डिश का आखिरी टुकड़ा गायब हुआ, वो उछली और बोली, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ हैरी, और वो भाग गई। हैरी ने अपनी चम्मच नीचे रखकर हरमाइनी की तरफ देखा। मेरा मतलब है उसने ऐसा क्यों किया? आखिर क्या हुआ था? हरमाइनी ने आह भरते हुए चो के सिर के पिछले हिस्से पर नजर डाली। ओह हैरी, उसने दुख से कहा, देखो मुझे अफसोस है, लेकिन तुम बहुत ही फूहड़ थे। मैं फूहड़? हैरी ने गुस्से में कहा। एक मिनट पहले हम लोग अच्छी तरह बातें कर रहे थे, लेकिन अगले ही मिनट वो मुझे बताने लगी कि रोजर डेविस ने उसके सामने डेटिंग का प्रस्ताव रखा था, और वो किस तरह उस मूर्खतापूर्ण टी शॉप में सेड्रिक के साथ चूमा चाटी करती थी। इसके बारे में मुझे कैसा महसूस होना चाहिए था? देखो, हरमाइनी ने ऐसे शांत अंदाज में कहा जैसे किसी अति भावुक बच्चे को सिखा रही हो कि एक और एक दो होते हैं। तुम्हें उसे ये नहीं बताना चाहिए था कि तुम अपनी डेटिंग छोड़कर मुझसे मिलना चाहते थे। लेकिन 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 तुम्ही ने तो कहा था कि 12 बजे मिलना और उसे भी साथ लाना। मैं उसे बताए बिना ये काम कैसे करता? हरमाइनी ने अब भी उसी धैर्य भरे अंदाज में कहा, तुम्हें उसे दूसरे तरीके से बताना चाहिए था। तुम्हें कहना चाहिए था कि इससे तुम्हें चिढ़ हो रही है, लेकिन मैंने तुमसे 3 ब्रूमस्टिक्स में मिलने का वादा करवा लिया था। तुम्हें कहना चाहिए था कि तुम उसे नहीं मिलना चाहते हो और पूरे दिन उसके साथ ही रहना चाहते हो। तुम्हें कहना चाहिए था कि अगर वो तुम्हारे साथ आएगी तो तुम मुझसे जल्दी छुटकारा पा लोगे। और ये भी अच्छा रहता अगर तुम कह देते कि मैं कितनी बदसूरत हूँ। हरमाइनी ने बाद में ये भी जोड़ दिया। लेकिन तुम बदसूरत नहीं हो, हैरी ने चकराते हुए कहा। हरमाइनी हंस पड़ी। हैरी, तुम तो रॉन से भी गए गुजरे हो। नहीं नहीं, तुम नहीं हो। उसने आह भरी जब चिड़चिड़ा दिख रहा रॉन हॉल में छप छप करता और कीचड़ उड़ाता हुआ आया। देखो, जब तुमने चो को बताया कि तुम उससे मिलने आ रहे हो तो वो विचलित हो गई, इसलिए उसने तुम्हें जलाने की कोशिश की। तो वो ये चाहती थी। रॉन उनके सामने वाली बेंच पर बैठ गया और आसपास की सभी डिशें अपनी तरफ खींचने लगा। उसने मुझसे सीधे क्यों नहीं पूछ लिया क्या मैं उसे तुमसे ज़्यादा पसंद करता हूँ? ये ज़्यादा आसान नहीं होता। लड़कियाँ अक्सर सीधे सवाल नहीं पूछती हैं, हरमाइनी ने कहा। उन्हें पूछना चाहिए, हैरी ने जोर देकर कहा। फिर मैं उसे बता सकता था कि मैं उसका दीवाना हूँ। फिर उसे सेड्रिक की मौत के बारे में आंसू बहाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसने जो किया वो समझदारी भरा था, हरमाइनी ने कहा,
जब जिनी भी उनके पास आ गई, वो भी रॉन की तरह ही कीचड़ में लथपथ और असंतुष्ट थी। मैं तो तुम्हें बस ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वो उस वक्त कैसा महसूस कर रही थी। अपने आलू काटते हुए रॉन ने हरमाइनी से कहा, तुम्हें तो एक पुस्तक लिखनी चाहिए और लड़कियों के पागलपन भरे कामों का अनुवाद करना चाहिए ताकि लड़के उन्हें समझ सकें। हाँ, हैरी ने उत्साह से कहा। चीलघात की टेबल की तरफ देखने लगा जो अभी भी खड़ी थी। थोड़ा निराश महसूस करते हुए उसने रॉन और जिनी की तरफ देखा। तो क्विडिच प्रैक्टिस कैसी रही? बुरे सपने की तरह, रॉन ने चिड़चिड़ी आवाज में कहा। ओह छोड़ो भी, हरमाइनी ने जिनी की तरफ देखते हुए कहा। मुझे यकीन है ये इतनी बुरी नहीं रही होगी। हाँ, इतनी ही बुरी थी, जिनी ने कहा। ये भयंकर थी। एंजेलिना तो बाद में रुआंसी हो गई। रॉन और जिनी डिनर के बाद नहाने चले गए। हैरी आधे घंटे तक खगोल विज्ञान के नए सितारों के चार्ट से जूझता रहा और फ्रेड और जॉर्ज तभी आ गए। फ्रेड ने चारों तरफ देखते हुए पूछा, रॉन और जिनी यहाँ नहीं है? हमने उनकी प्रैक्टिस देखी है, उनकी हार तय है। हमारे बिना उनका बड़ा बुरा हाल है। छोड़ो भी, जिनी बुरी नहीं है, जॉर्ज ने न्यायपूर्ण ढंग से कहा और फ्रेड के बगल में बैठ गया। दरअसल मुझे ये नहीं मालूम कि वो इतना अच्छा कैसे खेल लेती है जबकि हमने उसे अपने साथ कभी नहीं खिलाया। हरमाइनी ने पुरातन लिपियों की पुस्तक के मोटे ढेर के पीछे से कहा। वो 6 साल की उम्र से बगीचे के झाड़ू घर में से तुम्हारी झाड़ुएं बारी बारी से चुरा कर छिप कर प्रैक्टिस करती थी। ओह, जॉर्ज ने थोड़ा प्रभावित दिखते हुए कहा। अच्छा, तो इससे बात समझ में आती है। क्या रॉन ने एक भी गोल बचाया? हरमाइनी ने मैजिकल हाइरोग्लिफ्स एंड लोगोग्राम्स के ऊपर से झांकते हुए कहा। फ्रेड ने अपनी गोल गोल आंखें घुमाते हुए कहा, देखो, उसे कोई ना देखे तो वो गोल बचा सकता है। इसलिए शनिवार को मैच में जब भी तूफान उसके करीब आए तो हमें दर्शकों से कहना होगा कि वो अपनी पीठ घुमाकर आपस में बातें करने लगे। वो दोबारा उठकर खड़ा हो गया और बेचैनी से खिड़की के पास जाकर अंधेरे मैदान को घूरने लगा। तुम जानते हो, क्विडिच ही इकलौती चीज थी जिसकी वजह से ये जगह रुकने लायक थी। जॉर्ज ने जमकर जम्हाई ली और रात के बादल भरे आसमान की तरफ असंतोष से देखा। मैं ये मैच नहीं देखना चाहता। अगर जकारियस स्मिथ ने हमें हरा दिया तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। फ्रेड ने दृढ़ता से कहा, इससे अच्छा तो ये रहेगा कि तुम उसे मार डालो। हरमाइनी एक बार फिर पुरातन लिपियों के अनुवाद पर झुक चुकी थी। उसने बेध्यानी में कहा, क्विडिच के साथ यही दिक्कत है। इससे हाउसों के बीच में अनावश्यक दुर्भावना और तनाव पैदा हो जाता है। उसने अपनी स्पेलमैन्स स्लेबरी पुस्तक खोजने के लिए ऊपर देखा। तब जाकर उसे नजर आया फ्रेड, जॉर्ज और हैरी उसकी तरफ हिकारत और अविश्वास के मिले जुले भाव से घूर रहे हैं। हाँ, इससे ऐसा ही होता है। इसे सिर्फ खेल ही क्यों नहीं मानते हो? हैरी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। हरमाइनी, तुम भावनाओं को समझने और पढ़ाई करने में अच्छी हो, लेकिन तुम क्विडिच के बारे में जरा भी नहीं समझती हो सकता है। हरमाइनी ने अनुवाद के काम में लगते हुए बुझे स्वर में कहा, लेकिन कम से कम मेरी खुशी रॉन के गोल बचाने की योग्यता पर निर्भर नहीं करती है। हालांकि हैरी हरमाइनी के सामने ये बात स्वीकार करने के बजाय खगोल विज्ञान की मीनार से कूदना पसंद करता, लेकिन अगले शनिवार का मैच देखने के बाद भी वो यही चाहता था कि उसे क्विडिच की परवाह नहीं होती। मैच के बारे में अच्छी बात कही जा सकती थी, वो ये थी कि ये जल्दी खत्म हो गया। गरुड़ द्वार के दर्शकों को सिर्फ 22 मिनट का कष्ट झेलना पड़ा। ये कहना कठिन था कि सबसे बुरी चीज़ क्या थी। हैरी को लगा ये तय करना मुश्किल था। ये चमत्कार था कि गरुड़ द्वार सिर्फ 10 पॉइंट से हारा था। जिनी मेहनतकश हाउस के खोजी समरबी की नाक के नीचे से सुनहरी गेंद पकड़ने में कामयाब हो गई थी, जिससे अंतिम स्कोर 240-230 हो गया था। अच्छा पकड़ा, हैरी ने हॉल में जिनी से कहा, जहाँ का माहौल ऐसा था जैसे वहाँ दुखद अंत्येष्टि हो रही हो। उसने कंधे उचकाते हुए कहा, मेरी किस्मत अच्छी थी। सुनहरी गेंद ज्यादा तेज नहीं थी और समरबी को सर्दी थी। उसे छींक आ गई और उसकी आंखें बिल्कुल गलत मौके पर बंद हो गईं। वैसे भी जब तुम टीम में आ जाओगे जिनी, मुझ पर आजीवन प्रतिबंध लगा है। जब तक अम्बरिज स्कूल में है प्रतिबंध तभी तक है, जिनी ने उसे सुधारते हुए कहा। दोनों में फ़र्क है। वैसे भी जब तुम लौट आओगे तो मैं धावक बनने की कोशिश करूंगी। एंजेलिना और एलिसिया दोनों ही अगले साल स्कूल से जा रही हैं। वैसे भी मुझे सुनहरी गेंद पकड़ने के बजाय गोल करना ज़्यादा अच्छा लगता है। हैरी ने मुड़कर रॉन की तरफ देखा, जो एक कोने में कंधे झुकाकर बैठा था और घुटनों को घूर रहा था। उसके हाथ में बटर बियर की बोतल थी। एंजेलिना उसे अब भी इस्तीफा नहीं देने दे रही है, जिनी ने कहा, जैसे उसने हैरी के मन की बात समझ ली हो। वो कहती है उसमें प्रतिभा है। हैरी को सुनकर अच्छा लगा कि एंजेलिना रॉन पर इतना भरोसा कर रही है, लेकिन साथ ही उसने ये सोचा कि उसे रॉन पर तरस खाकर टीम छोड़ने की इजाज़त दे देनी चाहिए। रॉन जब पिच से लौट रहा था तब नाग शक्ति वाले बड़े उत्साह से वीजली हमारा राजा है गा रहे थे।
नाग शक्ति वाले क्विडिच कप जीतने की स्थिति में आ चुके थे। फ्रेड जॉर्ज वहां आ गए थे। फ्रेड ने रॉन की झुकी हुई आकृति को देखकर कहा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसे तसल्ली दूं। इसके बाद जल्दी ही रॉन खुद को घसीटकर अपने पलंग पर चला गया। रॉन की भावनाओं का सम्मान करते हुए हैरी ने कमरे में जाने से पहले कुछ देर तक इंतजार किया ताकि अगर वो चाहे तो सोने का नाटक कर सके। यही हुआ भी। जब हैरी कमरे में घुसा तो रॉन थोड़ी ज़्यादा जोर से खर्राटे ले रहा था जो विश्वसनीय नहीं थे। धीरे धीरे रॉन के खर्राटे बंद हो गए और सांस लेने की धीमी गहरी आवाज़ आने लगी। हैरी को नींद आने में समय लगा। उसका शरीर थका हुआ था लेकिन दिमाग शांत होने में काफ़ी वक्त लगा। उसने सपने में देखा नेविल और प्रोफेसर स्प्राउट आवश्यकता कक्ष में नाच रहे हैं जबकि प्रोफेसर मैगोनिगल बैग पाइप बजा रही थी। उसने उन्हें कुछ देर तक खुशी से देखा, फिर जाकर डीए के दूसरे सदस्यों को बुलाने का फैसला किया। लेकिन जब वो कमरे में लौटा तो उसके सामने पगले बारनाबास की दीवार नहीं थी बल्कि पत्थर की एक दीवार दरी पर मशाल जल रही थी। वहां पर बिना खिड़की के गलियारे के आखिरी सिरे पर एक काला दरवाज़ा था। वो उसकी तरफ रोमांच से बढ़ने लगा। उसे लगा वो कामयाब हो जाएगा, उस दरवाजे को खोलने का कोई तरीका खोज लेगा। रोमांच की उत्तेजना के साथ उसने देखा कि दाईं तरफ नीली रोशनी की एक चमकदार पट्टी थी। दरवाज़ा खुला था। उसने उसे चौड़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया और तभी रॉन ने एक जोरदार खर्राटा लिया। हैरी की नींद खुल गई। उसे रॉन पर गुस्सा आने लगा। काश वो 1 मिनट बाद खर्राटा लेता तो वो ये देख लेता कि उस दरवाजे के पीछे क्या था। सोमवार की सुबह जिस समय वो लोग नाश्ता करने के लिए बड़े हॉल में घुसे उसी समय उल्लू डाक लेकर आ गए। सिर्फ हरमाइनी को ही दैनिक जादूगर का इंतजार नहीं था। लगभग सभी विद्यार्थी फरार प्राण भक्षियों के बारे में ज्यादा जानकारी पाने के लिए उत्सुक थे। हैरी ऑरेंज जूस पीने लगा। उसे पूरे साल में सिर्फ एक चिट्ठी मिली थी, इसलिए जब एक उल्लू उसके सामने आकर धम्म से बैठा तो उसे लगा वो गलत जगह पर आ गया। तुम्हें किसके पास जाना है? हैरी ने उल्लू से पूछा और अपने ऑरेंज जूस को उसकी चोंच के नीचे से आलस से हटाया। फिर उसने झुककर देखा उस लिफाफे पर किसका नाम है। उस पर लिखा था हैरी पॉटर, बड़ा हॉल, हॉगवर्ट्स स्कूल। त्योरियां चढ़ाते हुए उसने उल्लू से लिफाफा लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता 3, 4, 5 और उल्लू पंख फड़फड़ाते हुए उसके पास नीचे उतर गए। बाद में आने वाले उल्लू अच्छी जगह बैठने के लिए पहले वाले उल्लू से संघर्ष करने लगे। क्या हो रहा है? रॉन ने हैरानी से पूछा जब गरुड़ द्वार की टेबल पर बैठे सभी विद्यार्थी देखने के लिए झुक गए। इस बीच 7 और उल्लू चीखते और फड़फड़ाते हुए पहले वाले उल्लुओं के पास उतर चुके थे। हरमाइनी ने अपने हाथ पंखों के बीच में डालकर एक लंबा सा पैकेट निकाला और बोली, मैं जानती हूँ इसका क्या मतलब है, इसे सबसे पहले खोलो। हैरी ने भूरे पैकेट को खोला। उसमें द ट्विबलर पत्रिका का मार्च का अंक था। इसके कवर पेज पर उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था। तस्वीर के आर पार बड़े बड़े लाल अक्षरों से शब्द लिखे थे, हैरी पॉटर का सनसनीखेज खुलासा, तुम जानते हो कौन के बारे में सच्चाई, और जिस रात को मैंने उसे लौटते देखा। ये अच्छा है ना? लूना ने कहा, जो गरुड़ द्वार की टेबल के पास आ गई थी और इस समय फ्रेड और रॉन के बीच सिकुड़कर बेंच पर बैठ गई थी। पत्रिका कल ही प्रकाशित हुई है। मैंने डैडी से कहा था कि वो तुम्हें एक मुफ्त प्रति भिजवा दें। मैं उम्मीद करती हूँ। उसने वहाँ जमा उल्लुओं की तरफ हाथ लहराया जो अब भी हैरी के सामने टेबल पर खड़े थे। ये पाठकों की चिट्ठियाँ होंगी। यही मुझे भी लगा था, हरमाइनी ने उत्साह से कहा। हैरी, अगर बुरा ना मानो तो क्या हम? ज़रूर, हैरी ने थोड़ा चकराते हुए कहा। रॉन और हरमाइनी लिफाफे खोलने लगे। ये एक आदमी की चिट्ठी है जो सोचता है कि तुम्हारा दिमाग चल गया है। ओह, एक महिला है जो सुझाव देती हैं कि तुम्हें सेंट मंगोज में बिजली के झटके दिए जाना चाहिए। ये ठीक दिखती है, हैरी ने धीरे से कहा और पैसली में रहने वाली जादूगरनी की लंबी चिट्ठी पर नज़र डाली। सुनो, वो कहती है कि उसे मुझ पर यकीन है। ये दुविधा में है, फ्रेड ने कहा जो उत्साह से चिट्ठी खोलने में शामिल हो गया। ये वाला जादूगर कहता है कि तुम पागल लगते नहीं हो, लेकिन दरअसल वो ये यकीन नहीं करना चाहता कि तुम जानते हो कौन वापस लौट आया है, इसलिए वो नहीं जानता कि अब वो क्या सोचे। ओह, चर्मपत्र की कितनी बर्बादी है। ये एक जादूगर की है जिसे तुम्हारी बात पर यकीन हो गया है हैरी, हरमाइनी ने रोमांच से कहा। तुम्हारे इंटरव्यू को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचने के लिए विवश हुआ हूं कि दैनिक जादूगर तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है। हालांकि मैं ये नहीं सोचना चाहता कि तुम जानते हो कौन लौट आया है, लेकिन मुझे मजबूरन मानना पड़ रहा है कि तुम सच बोल रहे हो। ये जादूगरनी सोचती है कि तुम पागल कुत्ते की तरह बेवजह भौंक रहे हो।
लेकिन ये औरत कहती है कि तुमने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया है और अब वो तुम्हें असली हीरो मानने लगी है। यहाँ क्या हो रहा है? एक लड़की जैसी बनावटी मीठी आवाज आई। हैरी ने ऊपर देखा। उसके हाथ लिफाफों से भरे थे। प्रोफेसर अम्ब्रिज, फ्रेड और लूना के पीछे खड़ी थी। उन्होंने धीरे से पूछा, मिस्टर पॉटर, इतनी सारी चिट्ठियां क्यों आई हैं? क्या अब ये भी गुनाह हो गया, चिट्ठियां आना? फ्रेड ने जोर से पूछा। सावधान मिस्टर वीजली, वरना मैं तुम्हें सजा दे दूंगी। हाँ तो मिस्टर पॉटर, हैरी झिझका, लेकिन वो अपने इस कारनामे को छुपा नहीं सकता था। निश्चित रूप से कुछ समय बाद द क्विबलर की प्रति अम्ब्रिज के पास पहुंच जाएगी। हैरी ने कहा, लोगों ने मुझे चिट्ठियां लिखी हैं क्योंकि मैंने पिछले जून में हुई घटना के बारे में एक इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू? इंटरव्यू? अम्ब्रिज ने दोहराया। उसकी आवाज सामान्य से ज्यादा पतली और ऊंची हो गई थी। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है, एक रिपोर्टर ने मुझसे सवाल पूछे थे और मैंने जवाब दिए थे। ये देखिए। और उसने द क्विबलर पत्रिका उनके सामने फेंक दी। वो उसके कवर को घूरने लगी। उनका पीला मोटा चेहरा बदसूरत बैगनी हो गया। और तुमने ये काम कब किया? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। पिछले हॉग्समीड वीकेंड में। उन्होंने हैरी की तरफ देखा। वो आग बबूला हो रही थी। पत्रिका उसकी गांठदार उंगलियों में कांप रही थी। मिस्टर पॉटर, तुम्हारी हॉग्समीड की यात्राएं बंद। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने ये कैसे? उन्होंने एक सांस ली। मैंने तुम्हें बार बार सिखाने की कोशिश की है, तुम्हें झूठ नहीं बोलना है। जाहिर है संदेश अब भी गहराई तक नहीं जा पाया है। गरुड़ द्वार के 50 पॉइंट कम और 1 हफ्ते की सजा। वो दूर चली गई। थोड़ी देर बाद पूरे स्कूल में बड़े बड़े नोटिस बोर्ड लगे थे। हॉगवर्ट्स के सर्वोच्च प्रशासक के आदेश से जिस व्यक्ति के पास द क्विबलर नाम की पत्रिका पाई जाएगी उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जब भी हरमाइनी इस नोटिस को देखती न जाने क्यों बहुत खुश दिखने लगती। हैरी ने पूछा, इतनी खुश क्यों हो? हरमाइनी ने कहा, अगर वो ये सुनिश्चित करवाना चाहती थी कि इस स्कूल का हर विद्यार्थी तुम्हारा इंटरव्यू पढ़ ले तो उस पर प्रतिबंध लगाने से अच्छा कोई और तरीका नहीं था। हरमाइनी की बात बिल्कुल सही थी। हालांकि हैरी को स्कूल में कहीं भी द क्विबलर नहीं दिखी, लेकिन शाम तक हर जगह विद्यार्थी उसके इंटरव्यू की बातें एक दूसरे को सुना रहे थे। हरमाइनी ने बताया कि जब वो पुरातन लिपियों की क्लास से पहले लड़कियों के टॉयलेट में गई थी तो वहाँ इस बारे में बातें चल रही थी। हरमाइनी की आंखें चमकने लगी। फिर उन्होंने मुझे देख लिया। सबको पता है मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। उन्होंने मुझ पर सवालों की बमबारी कर दी। मुझे लगता है कि आखिरकार अब लोग तुम्हारी बात मान गए हैं। इस दौरान प्रोफेसर अम्ब्रिज पूरे स्कूल में घूम रही थी। विद्यार्थियों को पकड़कर पुस्तकों और जेबों की तलाशी ले रही थी। हैरी जानता था वो द क्विबलर पत्रिका खोज रही हैं, लेकिन विद्यार्थी उनसे कई कदम आगे थे। हैरी के इंटरव्यू वाले पन्नों पर विद्यार्थियों ने जादू कर दिया था ताकि वो किसी दूसरे व्यक्ति के पाठ्य पुस्तक के पन्ने जैसे दिखें और सिर्फ उनके पढ़ते समय असली रूप में आए, या फिर वो जादुई रूप से खाली दिखते थे। जल्दी ही ये लगने लगा कि स्कूल का हर विद्यार्थी इसे पढ़ चुका है। जाहिर है शैक्षणिक कानून क्रमांक 26 के तहत टीचर्स पर इंटरव्यू का जिक्र करने से प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त करने के तरीके खोज लिए। प्रोफेसर स्प्राउट ने गरुड़द्वार को 20 पॉइंट दे दिए जब हैरी ने उन्हें पानी का जग दिया। मुस्कुराते हुए प्रोफेसर फ्लिटविक ने सम्मोहन के अंत में उसे शक्कर के चीखने वाले चूहों का बक्सा दिया और कहकर जल्दी से चले गए। प्रोफेसर ट्रिलोनी ज्योतिष की क्लास में सुबकने लगीं और उन्होंने हैरान विद्यार्थियों और बहुत ही नाराज अम्ब्रिज के सामने ये घोषणा की कि हैरी जल्दी नहीं मरेगा, बल्कि उसकी उम्र बहुत लंबी होगी। वो जादू मंत्री बनेगा और उसके 12 बच्चे होंगे। लेकिन हैरी को सबसे ज़्यादा खुशी इस बात से हुई कि जब वो अगले दिन रूपांतरण की क्लास में जा रहा था तो चो उसके पास आ गई। चो ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसके कान में फुसफुसा कर कहा, मुझे सचमुच सचमुच अफसोस है। वो इंटरव्यू देना बहुत बहादुरी का काम था। उसे पढ़कर मैं रोने लगी। ये सुनकर उसे अफसोस हुआ कि चो ने इस बात पर आंसू बहाए थे, लेकिन वो खुश था। जैसे ही वो रूपांतरण के क्लासरूम के बाहर पहुंचा, एक और अच्छी घटना हुई। सीमस लाइन से बाहर निकलकर उसके सामने आ गया। वो हैरी के बाएं घुटने की तरफ देखते हुए बुदबुदाया, मैं तो बस ये कहना चाहता था, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। मैंने वो पत्रिका अपनी मम्मी को भिजवा दी है। मेलफॉय, क्रैब और गोयल की प्रतिक्रिया से हैरी की खुशी चरम सीमा पर थी। वो लोग दोपहर में लाइब्रेरी में अपने सिर सटाए बैठे थे। उनके साथ एक घटिया दिखने वाला लड़का भी था जिसके बारे में हरमाइनी ने फुसफुसा कर बताया था। उसका नाम थियोडोर नॉट था। उन्होंने हैरी की तरफ देखा। हैरी शेल्फ पर आंशिक ओझलीकरण पुस्तक खोज रहा था।
गॉयल ने अपनी उंगलियां खतरनाक तरीके से चटकाईं और मेलफॉय ने क्रैब से निश्चित रूप से फुसफुसाकर कोई बुरी बात कही थी। हैरी जानता था वो लोग ऐसा इसलिए कह रहे थे कि उसने उन सभी के पिताओं के नाम प्राण भक्षियों के रूप में लिए थे। लाइब्रेरी से बाहर निकलते समय हरमाइनी चहकते हुए बोली, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो तुम्हारी बात नहीं काट सकते, क्योंकि इसके लिए उन्हें स्वीकार करना होगा कि उन्होंने लेख पढ़ा है। इससे भी अच्छी बात लूना ने डिनर के दौरान बताई। उसने बताया कि द क्विबलर का अंक जितनी तेजी से बिका है उतना कोई और अंक नहीं बिका है। डैडी उसे दोबारा छाप रहे हैं। उसने हैरी से कहा। उसकी आंखें रोमांच से बाहर निकल रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है। वे कहते हैं कि लोग बाग क्रम्पल हॉन्ड स्नोर केक्स के बजाय इसमें ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। उस रात को हैरी गरुड़द्वार के हॉल में हीरो बन गया। फ्रेड और जॉर्ज ने द क्विबलर के सामने वाले कवर पर बृहदीकरण सम्मोहन करके उसे दीवार पर लटका दिया, ताकि हैरी का विशाल सिर हॉल में दिखता रहे और बीचों बीच तेज आवाज में कहता रहे, मंत्रालय वाले मूर्ख हैं और अम्बरिज गोबर खाओ। हरमाइनी को यह बहुत मज़ेदार नहीं लगा। उसने कहा कि इससे उसकी एकाग्रता भंग हो रही है। वो चिढ़कर सोने चली गई। हैरी को भी अब ये पोस्टर मज़ेदार नहीं लग रहा था, क्योंकि बोलने वाला सम्मोहन कम पड़ गया था। उसका सिर दुखने लगा था। उसका निशान दोबारा टीस मार रहा था। उसे बहुत से विद्यार्थी घेरे हुए थे। उन लोगों ने निराशाजनक आहें निकाली जब उसने ऐलान किया कि वो जल्दी सोने जाना चाहता है। वो कमरे में पहुंचा तो कमरा खाली था। उसने अपना माथा एक पल के लिए पलंग के पास वाली खिड़की के ठंडे कांच से टिका लिया। इससे उसके निशान को ठंडक मिली। वो कपड़े बदल कर पलंग पर चढ़ गया। वो सोच रहा था काश सिर दर्द खत्म हो जाए। उसने करवट ली, आंखें बंद की और वो लगभग तत्काल सो गया। वो एक अंधेरे कमरे में खड़ा था जिसमें पर्दे लगे थे। वहाँ सिर्फ कतार में लगी मोमबत्तियां जल रही थीं। उसके हाथ सामने रखी कुर्सी की पीठ पर भिंचे थे। उसके हाथों की उंगलियां बहुत लंबी और सफेद थीं। कुर्सी के आगे फर्श पर एक काले दुशालों वाला आदमी झुका हुआ था। ऐसा लगता है मुझे कोई गलत सलाह दी गई थी, हैरी ने एक ऊंची ठंडी आवाज में कहा, जो गुस्से से भरी हुई थी। फर्श पर झुके हुए आदमी ने कहा, मालिक, मैं माफी चाहता हूँ। वो कांप रहा था। हैरी ने उसी ठंडी क्रूर आवाज में कहा, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ रुकवुड। उसने कुर्सी को छोड़ दिया और उसके पास से घूमकर फर्श पर झुके आदमी के करीब पहुंच गया। हैरी ने पूछा, तुम्हें लगता है कि यही सच है रुकवुड? हाँ मालिक, हाँ। आखिर मैं उस विभाग में काम करता था। एवरी ने मुझे बताया था कि बोर्ड उसे ला सकता है। मालिक, बोर्ड उसे कभी नहीं ला सकता था। बोर्ड जानता होगा कि वो ऐसा नहीं कर सकता। निसंदेह इसलिए वो मेलफॉय के सम्मोहन शाप से इतनी कसकर लड़ा होगा। हैरी फुसफुसाया, खड़े हो जाओ रुकवुड। आदेश का पालन करने की हड़बड़ी में झुका हुआ आदमी गिरते गिरते बचा। उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। खड़े होने के बाद भी वो झुका रहा जैसे सलाम कर रहा हो। बीच बीच में वो हैरी के चेहरे की तरफ दहशत से देख रहा था। तुमने मुझे ये बताकर अच्छा किया, हैरी ने कहा। ठीक है, ऐसा लगता है मैंने बेकार की योजनाओं में इतने महीने बर्बाद किए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम दोबारा शुरू करते हैं रुकवुड। लॉर्ड वोल्डेमार्ट तुम्हारे आभारी हैं। हाँ मालिक, रुकवुड ने कहा। उसकी आवाज़ राहत के मारे भरा रही थी। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे उस सारी जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी जो तुम मुझे दे सकते हो। तुम जा सकते हो। एवरी को मेरे पास भेजना। रुकवुड ने सलाम किया, दरवाजे से बाहर चला गया। अंधेरे कमरे में हैरी अकेला रह गया। उसका प्रतिबिंब अंधेरे में ज़्यादा बड़ा और स्पष्ट होने लगा। उसका चेहरा कंकाल से भी ज़्यादा सफ़ेद था। उसकी लाल आंखों में पुतलियों की जगह छेद थे। नहीं, क्या हुआ? पास से आवाज आई। हैरी पागलों की तरह छटपटा रहा था। पर्दों में उलझकर अपने पलंग के नीचे गिर गया। उसे यकीन था कि वो दोबारा उस कंकाल जैसे चेहरे को आईने में देखेगा, लेकिन तभी उसे बहुत करीब से रॉन की आवाज सुनाई दी। तुम पागलों की तरह छटपटाना छोड़ो ताकि मैं तुम्हें बाहर निकाल सकूं। रॉन ने पर्दे खींचकर अलग कर दिए। हैरी ने चांदनी में उसे घूर कर देखा। रॉन को देखकर लग रहा था जैसे वो सोने की तैयारी कर रहा था। उसकी एक बांह उसके दुशालों के बाहर थी। रॉन ने हैरी को खड़ा करते हुए पूछा, क्या फिर किसी पर हमला हुआ है? क्या डैडी थे? क्या सांप था? नहीं, सभी सकुशल हैं, हैरी ने हाँफते हुए कहा, जिसका माथा आग में जलता हुआ लग रहा था। बस एवरी सकुशल नहीं है, वो मुश्किल में है। उसने गलत जानकारी दी थी। वोल्डेमार्ट सचमुच गुस्सा है। हैरी कराहा और निशान को सहलाते हुए पलंग पर लुढ़क गया। लेकिन अब रुकवुड वोल्डेमार्ट की मदद करने वाला है। वो दोबारा सही रास्ते पर आ गया है। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने अभी तुम जानते हो कौन को देखा?
उसने अपने हाथ अंधेरे में फैलाकर अपने सामने कर लिए ताकि तसल्ली कर सके सफ़ेद और लंबी उंगली वाले हाथ उसके तो नहीं हैं। वो याद है रुकवुड प्राणभक्षी है और अज़्काबान से फरार हो चुका है। रुकवुड ने उसे बताया है कि बोर्ड वो काम नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता था? किसी चीज़ को लाना था। उसने बताया कि बोर्ड जानता होगा कि वो ये काम नहीं कर सकता। बोर्ड सम्मोहन शाप के वश में था। उसने कहा कि मेलफॉय के डैडी ने उसे शाप दिया था। बोर्ड पर किस चीज़ को लाने के लिए सम्मोहन किया गया था? रॉन ने पूछा। लेकिन हैरी, ये तो हथियार होगा। हैरी ने उसके अधूरे वाक्य को पूरा कर दिया। मैं जानता हूँ। कमरे का दरवाज़ा खुला। डीन और सीमस अंदर आ गए। हैरी ने अपने पैर उछालकर पलंग पर कर लिए। वो इस तरह नहीं दिखना चाहता था जैसे कोई अजीब बात हुई हो, क्योंकि सीमस ने अभी अभी ये सोचना बंद किया है कि हैरी का दिमाग चल गया था। क्या तुम ये कह रहे हो? रॉन बुदबुदाया और उसने पलंग के पास वाले टेबल पर रखे जग से पानी लेने के बहाने अपना सिर हैरी के पास कर लिया। कि तुम जानते हो कौन थे? हाँ, हैरी ने धीरे से कहा। रॉन ने पानी का एक बड़ा घूंट लिया जो उसकी ठुड्डी से बहता हुआ सीने तक आ गया। जब डीन और सीमस आवाज़ें करते हुए इधर उधर घूमने लगे और दुशाले उतारते समय बातें करने लगे तो रॉन बोला, तुम्हें यह बात डम्बलडोर को बतानी चाहिए। मैं किसी को नहीं बताने वाला। अगर मैं गुप्त विद्या में निपुण हो जाता तो ये सब नहीं देख पाता। मुझे अब तक इस चीज़ को बाहर रखना सीख लेना चाहिए था। वो यही चाहते हैं। वैसे उसका मतलब डम्बलडोर से था। वो अपने पलंग पर दोबारा चला गया और रॉन की तरफ पीठ करके लेट गया। कुछ समय बाद उसे रॉन के गद्दे के चरमराने की आवाज़ आई। वो समझ गया कि रॉन लेट गया है। हैरी के माथे का निशान दोबारा जलने लगा। उसने अपनी आवाज़ को दबाने के लिए तकिए को कसकर काटा। वो जानता था कहीं पर एवरी को सज़ा दी जा रही थी। हैरी और रॉन ने हरमाइनी को सारी बातें बताने के लिए अगली सुबह ब्रेक के वक्त तक इंतज़ार किया। वो सुनिश्चित करना चाहते थे कि कोई उनकी बात न सुन ले। ठंडे और हवादार कोने में खड़े खड़े हैरी ने उसे अपने सपने का हर विवरण बताया। उसकी बात पूरी होने तक हरमाइनी थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोली। वो फ्रेड और जॉर्ज की तरफ अपनी दर्द भरी नज़रों से घूरती रही। आखिरकार हरमाइनी ने फ्रेड और जॉर्ज से अपनी निगाहें हटाईं तो उन्होंने उसे इसलिए मारा था। जब बोर्ड ने उस हथियार को चुराने की कोशिश की तो उसके साथ कोई अजीब घटना हुई। मैं सोचती हूँ कि हथियार पर सुरक्षात्मक मंत्र होंगे ताकि लोग उसे छू ना पाएं। इसलिए वो सेंट मंगोज में भर्ती था। उसका दिमाग विचित्र हो गया था। वो बोल नहीं सकता था। लेकिन याद है उपचारक ने हमें क्या बताया था? वो ठीक हो रहा है और अपराधी उसे ठीक होने देने का जोखिम नहीं ले सकता, है ना? मेरा मतलब है जब बोर्ड ने उस हथियार को छुआ होगा तो जो अजीब चीज़ हुई होगी उसके सदमे से शायद सम्मोहन शाप का प्रभाव खत्म हो गया होगा। अगर उसकी आवाज़ लौट आती तो वो बता सकता था कि वो क्या कर रहा है। तब तक सबको पता चल जाता कि उसे हथियार चुराने के लिए भेजा गया था। जाहिर है लूसियस मेलफॉय के लिए उसे शाप देना बहुत आसान रहा होगा। वो तो हमेशा ही मंत्रालय जाता रहता है ना? मेरी सुनवाई वाले दिन भी वो वहीं पर मंडरा रहा था। अरे थोड़ा रुको, उसने धीरे से कहा। वो उस दिन रहस्य विभाग वाले गलियारे में था। तुम्हारे डैडी ने कहा था कि वो शायद चोरी से ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि मेरी सुनवाई में क्या हुआ था। लेकिन मान लो स्टर्गिस, हरमाइनी ने स्तब्ध होते हुए कहा। रॉन ने हैरानी से पूछा, क्या कहा? स्टर्गिस पोर्टमोर, हरमाइनी ने कहा, किसी दरवाजे के भीतर घुसने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार हुआ था। लूसियस मेलफॉय ने उसे भी सम्मोहन शाप दिया होगा। मैं शर्त लगाती हूँ कि उसी दिन तुमने उसे वहाँ देखा होगा। हैरी, स्टर्गिस के पास मूडी का अदृश्य चोगा था, ठीक है? अगर वो अदृश्य होकर दरवाजे के पास पहरा दे रहा होगा तो हो सकता है मेलफॉय ने उसके हिलने की आवाज़ सुन ली हो या अंदाज़ा लगा लिया हो वहाँ पर कोई था, या फिर इस अंदाजे से सम्मोहन शाप दिया हो कि वहाँ पर कोई पहरेदार होगा। इसके बाद जब स्टर्गिस को मौका मिला, शायद ये उसकी गार्ड ड्यूटी की बारी होगी, तो उसने वोल्डेमार्ट के लिए हथियार चुराने के उद्देश्य से विभाग में घुसने की कोशिश की होगी। रॉन, डरो मत। लेकिन उसे पकड़ लिया गया और अज़्काबान भेज दिया गया। उसने हैरी की तरफ देखा। और अब रुकवुड ने वोल्डेमार्ट को बता दिया है कि हथियार तक कैसे पहुंचना है। मैं पूरी बात तो नहीं सुन पाया पर ऐसा ही लग रहा था। हरमाइनी ने सिर हिलाया, सोच में डूबी रही। फिर अचानक वो बोली, लेकिन हैरी, तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए था। तुम ये तो सीख रहे थे कि तुम्हें इस तरह की चीज़ों के प्रति अपना दिमाग कैसे बंद रखना है। मैं जानता हूँ, हैरी ने कहा, लेकिन देखो, मुझे लगता है कि अभी अभी तुमने जो देखा है उसे हमें भूलने की कोशिश करना चाहिए और तुम्हें आगे से गुप्त विद्या सीखने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए।
हैरी हरमाइनी से तो इतना गुस्सा हो गया कि उस रात उससे बात तक नहीं की। उसका दिन बहुत बुरा साबित हुआ। जब विद्यार्थी गलियारों में फरार प्राण भक्षियों के बारे में बात नहीं कर रहे थे तो वो मेहनत कश के खिलाफ हुए मैच में गरुण द्वार के बुरे प्रदर्शन पर हंस रहे थे। उस सप्ताह स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। हैरी को काढ़े में 2 और डी मिले। उसे अभी ये चिंता सता रही थी कि हैग्रिड को निकाला जा सकता है। इसके अलावा वो उस सपने के बारे में सोचता रहा जिसमें वो वोल्डेमॉर्ट बन गया था। हालांकि उसने रॉन और हरमाइनी से दोबारा इसका जिक्र नहीं किया था। वो हरमाइनी की एक और झिड़की नहीं सुनना चाहता था। उसका मन था कि वो सीरियस से इसके बारे में बात करे, लेकिन इस बात का तो सवाल ही नहीं उठता था। इसलिए उसने मामले को अपने मस्तिष्क के पीछे धकेलने की कोशिश की। उठो पॉटर। रिक्रूट के सपने से 2 सप्ताह बाद हैरी एक बार फिर स्नैप के ऑफिस में फर्श पर घुटनों के बल बैठा था और अपने मस्तिष्क की यादों को हटाने की कोशिश कर रहा था। उसे एक बार फिर बहुत शुरुआती यादें आईं जिनके बारे में उसे पता भी नहीं था। इनमें ज़्यादातर उस अपमान के बारे में था जो डडली और उसका गैंग अक्सर प्राइमरी स्कूल में करते थे। वो आखिरी याद, स्नैप ने कहा। वो क्या थी? क्या पता, हैरी ने कहा, उठकर खड़ा हो गया। आपका मतलब है वो वाली जिसमें मेरे कजिन ने मुझे टॉयलेट में खड़ा करने की कोशिश की थी? नहीं, वो वाली जिसमें एक आदमी कमरे के बीच एक आदमी पर झुका हुआ था, स्नैप ने धीरे से कहा। ये कुछ नहीं था। स्नैप की काली आंखें हैरी की आंखों से मिली। हैरी को स्नैप की बात याद थी कि आंखों का संपर्क गुप्त घुसपैठ के लिए अनिवार्य है, इसलिए वो पलकें झपकाकर दूसरी तरफ देखने लगा। स्नैप ने पूछा, वो आदमी और वो कमरा तुम्हारे दिमाग के भीतर कैसे आए पॉटर? ये तो एक सपना था जो मैंने देखा था। सपना? एक पल के लिए खामोशी छाई रही, जिस दौरान हैरी लगातार एक बड़े मृत मेढक को घूरता रहा जो बैगनी द्रव वाले जार में पड़ा था। तुम जानते हो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, है ना पॉटर? स्नैप ने धीमी और खतरनाक आवाज में पूछा। तुम जानते हो कि मैं इस नीरस काम में अपनी शामें क्यों बर्बाद कर रहा हूँ? हाँ, हैरी ने कहा। मुझे बताओ पॉटर कि हम यहाँ पर क्यों हैं, ताकि मैं गुप्त विद्या सीख सकूं, हैरी ने कहा, जो अब एक मरी हुई ईल को घूर रहा था। सही कहा पॉटर, हालांकि तुम मंद बुद्धि हो। हैरी ने स्नैप की तरफ बहुत नफरत से देखा। लेकिन मैं सोचता था कि 2 महीने तक सिखाने के बाद तुमने थोड़ी बहुत प्रगति तो की होगी। शैतानी शहंशाह के बारे में तुमने और कितने सपने देखे हैं? बस वही वाला, हैरी ने झूठ बोल दिया। स्नैप ने अपनी काली ठंडी आंखों को सिकोड़ते हुए कहा, शायद तुम्हें इन सपनों को देखने में मज़ा आता होगा पॉटर। शायद इनसे तुम खुद को खास या महत्वपूर्ण समझते होगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, हैरी ने कहा। उसका जबड़ा कस गया। उसकी उंगलियां उसके छड़ी के हत्थे पर कस गईं। ठीक है पॉटर, क्योंकि तुम ना तो खास हो ना महत्वपूर्ण। ये पता लगाना तुम्हारा काम नहीं है कि शैतानी शहंशाह अपने प्राण भक्षियों से क्या कहते हैं, स्नैप ने ठंडेपन से कहा। हैरी ने कह दिया, नहीं, ये तो आपका काम है ना? वो ये बात नहीं कहना चाहता था, पर गुस्से में उसके मुंह से निकल गई। एक लंबे पल के लिए वो एक दूसरे को घूरते रहे। हैरी जानता था कि वो बहुत ज़्यादा दूर चला गया था, लेकिन स्नैप के चेहरे पर एक अजीब, लगभग संतुष्ट भाव था जब उन्होंने आगे कहा, हाँ पॉटर। उन्होंने कहा और उनकी आंखें चमकने लगी। ये मेरा काम है। अब अगर तुम तैयार हो तो हम दोबारा शुरू करते हैं। उन्होंने अपनी छड़ी दोबारा उठा ली। 1 2 3 गुप्त घुसपैठ। 100 दंपिशाच मैदान में झील के पार हैरी की तरफ उड़कर आ रहे थे। उसने अपना चेहरा एकाग्रता में सिकोड़ लिया। वो अब करीब आ रहे थे। उसे उनके नकाब के नीचे के काले छेद दिख रहे थे, लेकिन उसे अपने सामने खड़े स्नैप भी दिख रहे थे। उनकी आंखें हैरी के चेहरे पर जमी थीं और वो धीरे धीरे बुदबुदा रहे थे और न जाने क्यों स्नैप ज़्यादा स्पष्ट होते जा रहे थे। दंपिशाच धुंधले पड़ रहे थे। हैरी ने अपनी छड़ी उठा ली। रक्षा कवच! स्नैप लड़खड़ा गए। उनकी छड़ी ऊपर की तरफ उठी, हैरी से दूर चली गई। अचानक हैरी के दिमाग में ऐसी यादें भर गईं जो उसकी नहीं थी। एक मुड़ी नाक वाला एक आदमी एक झुकी हुई औरत पर चिल्ला रहा था, जबकि काले बालों वाला एक छोटा लड़का कोने में रो रहा था। एक चिपचिपे बालों वाला किशोर अंधेरे बेडरूम में अकेला बैठा था और अपनी छड़ी छत पर लहराकर मक्खियां मार रहा था। एक लड़की हंस रही थी जब एक दुबला पतला लड़का जादुई झाड़ू पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। बस!
हैरी को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सीने पर जमकर प्रहार कर दिया हो। वो लड़खड़ा कर कई कदम पीछे चला गया। वो स्नैप के कमरे की दीवारों से टिके कुछ शेल्फों से टकराया। उसे किसी चीज के तड़कने की आवाज आई। स्नैप थोड़े कांप रहे थे। उनका चेहरा बहुत सफेद था। हैरी के दुशाले का पीछे वाला हिस्सा गीला हो गया था। टकराने के कारण उसके पीछे का एक जार टूट गया और उसका चिपचिपा द्रव हैरी के दुशाले पर लग गया। मरम्मतो, स्नैप ने कहा और जार दोबारा ठीक हो गया। अच्छा पॉटर, इस बार निश्चित रूप से सुधार था। धीरे धीरे हाँफते हुए स्नैप ने उस स्मृति पात्र को सीधा किया जिसमें उन्होंने पढ़ाना शुरू करने से पहले एक बार अपने विचार रख दिए थे। वो एक तरह से ये जांच रहे थे कि वो विचार अब भी वही थे या नहीं। स्नैप ने आगे कहा, मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हें बताया था कि कवच सम्मोहन का प्रयोग करना है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये प्रभावी था। हैरी कुछ नहीं बोला। उसे महसूस हुआ कुछ बोलना खतरनाक हो सकता है। उसे यकीन था कि उसने अभी अभी स्नैप की यादों को तोड़ दिया था और उसके बचपन के दृश्य देख लिए थे। ये सोचना दहशत भरा था कि जो लड़का अपने माता पिता को लड़ते देखकर रो रहा था वही अपनी आंखों में नफरत लिए उसके सामने खड़ा था। स्नैप ने कहा, हम दोबारा कोशिश करते हैं, ठीक है? हैरी दहशत में आ गया। उसे यकीन था कि अभी अभी जो हुआ है अब उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। वो उसी स्थिति में आ गए जबकि उनके बीच में डेस्क थी। हैरी को महसूस हुआ इस बार दिमाग खाली करना उसके लिए पहले से ज़्यादा मुश्किल होगा। 3 की गिनती पर स्नैप ने अपनी छड़ी एक बार फिर उठाते हुए कहा, 1, 2। हैरी को संभलने और दिमाग खाली करने का समय नहीं मिला। इससे पहले ही स्नैप चिल्ला उठे, गुप्त घुसपैठ। वो गलियारे में रहस्य विभाग की तरफ जा रहा था, पत्थर की दीवारों के पार, मशालों के पार। सूना काला दरवाज़ा बड़ा होता जा रहा था। उससे कुछ दूर पर एक बार फिर उसे एक हल्की रोशनी दिखाई पड़ी। दरवाज़ा खुल गया। आखिर वो उसके पार निकल गया। एक काली दीवार और फर्श वाले गोलाकार कमरे में पहुंच गया जिसमें नीली रोशनी वाली मोमबत्तियां जल रही थीं। उसके चारों तरफ बहुत से दरवाजे थे। उसे किस तरफ जाना है? पॉटर! हैरी ने अपनी आंखें खोली। वो दोबारा चित्त लेटा हुआ था। उसे याद नहीं था वो वहां कैसे पहुंचा। इसका कारण बताओ, स्नैप उससे गुस्से में पूछ रहे थे। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, हैरी ने खड़े होते हुए सच बोला। जमीन से टकराने के कारण उसके सिर के पीछे घूमड़ हो गया था। उसे बुखार जैसा महसूस होने लगा। मैंने ये पहले कभी नहीं देखा था। मेरा मतलब है, मैंने आपको बताया कि मैंने दरवाजे के बारे में सपना देखा था, लेकिन इसे खुला हुआ नहीं देखा था। तुम अच्छी तरह मेहनत नहीं कर रहे हो पॉटर। तुम इतने आलसी और लापरवाह हो। कोई हैरानी नहीं कि शैतानी शहंशाह, हैरी ने बात काटते हुए कहा। क्या आप मुझे बता सकते हैं सर, आप वोल्डेमॉर्ट को शैतानी शहंशाह क्यों कहते हैं? मैंने सिर्फ प्राण भक्षियों को ही ऐसा कहते हुए सुना है। स्नैप ने गुर्राते हुए अपना मुंह खोला। तभी कमरे के बाहर किसी औरत की चीख सुनाई दी। स्नैप का सिर ऊपर की तरफ हो गया। वो छत को घूरने लगे। उन्होंने बुदबुदाया, क्या? हैरी को दबा हुआ शोर सुनाई दिया। पॉटर, जब तुम यहाँ आ रहे थे तो क्या तुमने कोई असामान्य चीज देखी थी? हैरी ने अपना सिर इनकार में हिला दिया। उनके ऊपर कहीं पर वो औरत दोबारा चीखी। स्नैप अपने ऑफिस के दरवाजे तक गए। उनकी छड़ी तैयार थी। चीखें सचमुच प्रवेश हॉल की तरफ से आ रही थीं। जब हैरी तहखाने से ऊपर जाने वाली पत्थर की सीढ़ियों की तरफ भागा तो चीखें तेज हो गईं। ऊपर पहुंचने पर उसने देखा प्रवेश हॉल खचाखच भरा है। विद्यार्थी संगमरमर की सीढ़ियों पर ठसाठस खड़े हैं। उसने देखा कि देखने वालों ने एक बड़ा गोला बना लिया है। उनमें से कुछ सदमे में थे। प्रोफेसर मैगोनिकल हैरी के सामने हॉल के दूसरे छोर पर थीं। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे उन्हें इस दृश्य से घिन हो रही है। प्रोफेसर ट्रेलॉनी प्रवेश हॉल के बीच में खड़ी थी। उनके एक हाथ में छड़ी और दूसरे हाथ में शहरी की खाली बोतल थी। वो पगलाई हुई दिख रही थी। उनके बाल खड़े थे। उनका चश्मा तिरछा था। उनके बहुत से शॉल और स्कार्फ उनके कंधे पर बेतरतीब लटक रहे थे। उनके फर्श के पास 2 बड़े संदूक रखे थे जिसमें एक उल्टा था। प्रोफेसर ट्रेलॉनी दहशत में सीढ़ियों के नीचे खड़ी किसी चीज को घूर रही थी जिसे हैरी नहीं देख पाया। नहीं, वो चीखी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इसे मानने से इनकार करती हूँ। तुम्हें इसके होने का एहसास नहीं था? एक लड़की जैसी आवाज आई जिसमें निष्ठुरता और आनंद की झलक थी। हैरी थोड़ा दाईं तरफ हो गया। उसने देखा ट्रेलॉनी दहशत में जिसे देख रही थी वो कोई और नहीं था, प्रोफेसर अम्बरिश थी। हालांकि तुम्हें कल के मौसम की भी भविष्यवाणी करना नहीं आती, लेकिन तुम्हें निश्चित रूप से इस बात का एहसास होना चाहिए था। मेरे
इंस्पेक्शन में तुम्हारे खराब प्रदर्शन और सुधार की कमी को देखते हुए यह अनिवार्य था कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकती, प्रोफेसर ट्रेलॉनी चीखीं। आप मुझे नहीं निकाल सकती। हॉगवर्ट्स मेरा घर है, मैं 16 साल से यहाँ हूँ। ये तुम्हारा घर था। हैरी ने नफरत से अम्बरिज के चेहरे को देखा। 1 घंटे पहले तक ये तुम्हारा घर था। 1 घंटे पहले ही जादू मंत्री ने तुम्हारी बर्खास्तगी के आदेश पर अपनी मोहर लगा दी है। अब मेहरबानी करके चली जाओ, तुम हमें शर्मिंदा कर रही हो। वो कुटिल आनंद से उसे देखती रही। प्रोफेसर ट्रेलॉनी कांपी और कराहती हुई संदूक पर आगे पीछे हुई। लेवेंडर और पार्वती धीरे धीरे रो रही थी, एक दूसरे को सहारा दे रही थी। प्रोफेसर मैगोनिकल भीड़ के बीच से निकलकर प्रोफेसर ट्रेलॉनी की तरफ बढ़ी। देखो सिबिल, शांत रहो, इससे अपनी नाक साफ करो, उन्होंने रुमाल देते हुए कहा। ये उतना बुरा नहीं है जितना तुम सोच रही हो। तुम्हें हॉगवर्ट्स से नहीं जाना पड़ेगा। क्या सचमुच प्रोफेसर मैगोनिकल? अम्बरीज ने जहरीली आवाज में कहा, कुछ कदम आगे बढ़ाए। आपको ऐसा कहने का क्या अधिकार है? अधिकार मेरा है। एक गहरी आवाज आई। बलूत की लकड़ी के सामने वाला दरवाजा खुल गया। विद्यार्थी रास्ते से हट गए जब डंबलडोर वहां पर नजर आए। हैरी को पता नहीं था, लेकिन दरवाजे की चौखट पर अजीब सी धुंधली रोशनी में उन्हें देखना बहुत प्रभावी था। दरवाजे को अपने पीछे खुला छोड़कर वो दर्शकों के गोले के बीच से तेजी से चलते हुए प्रोफेसर ट्रेलॉनी के पास गए और बोले, आपका प्रोफेसर डंबलडोर, जो आंसुओं के बीच अपने संदूक पर बैठी कांप रही थी। आपका प्रोफेसर डंबलडोर? अम्बरीज ने बहुत अप्रिय हंसी के साथ कहा, मुझे लगता है आप स्थिति को समझ नहीं रहे हैं। मेरे पास, उन्होंने अपने दुशालों से एक चर्म पत्र निकाला, बर्खास्तगी का आदेश है जिस पर मेरे और जादू मंत्री के हस्ताक्षर हैं। शैक्षणिक कानून क्रमांक 23 के अनुपालन में हॉगवर्ट्स की सर्वोच्च प्रशासक को, यानी मुझे, किसी भी ऐसे टीचर को इंस्पेक्शन करने, प्रोबेशन पर रखने और निकालने का अधिकार है जो जादू मंत्री द्वारा अपेक्षित मानदंडों के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। मैंने उन्हें नौकरी से निकाल दिया है। हैरी ये देखकर हैरान था कि इसके बाद भी डंबलडोर मुस्कुरा रहे थे। फिर वो बोले, आप ठीक कह रही हैं प्रोफेसर। सर्वोच्च प्रशासक होने के नाते आपको मेरे टीचर्स को बर्खास्त करने का अधिकार है। आपको उन्हें महल से निकालने का अधिकार नहीं है। मुझे यकीन है ऐसा करने की शक्ति अब भी यहाँ के हेडमास्टर के पास है, और मैं चाहता हूँ कि प्रोफेसर ट्रेलॉनी हॉगवर्ट्स में रहें। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी डंबलडोर, मैं हॉगवर्ट्स छोड़ दूंगी, मैं कहीं और अपनी किस्मत आजमाऊंगी। नहीं, मेरी इच्छा है तुम यहीं रहो सिबिल, डंबलडोर ने तीखी आवाज में कहा। वो प्रोफेसर मैगोनिकल की तरफ मुड़े। प्रोफेसर, क्या आप सिबिल के साथ ऊपर वाली मंजिल तक जाएंगी? जाहिर है, मैगोनिकल ने कहा। चलो सिबिल, ऊपर चलते हैं। प्रोफेसर स्प्राउट भीड़ के बीच से तेजी से आई और उन्होंने प्रोफेसर ट्रेलॉनी की दूसरी बांह थाम ली। प्रोफेसर फ्लिटविक अपनी छड़ी सामने रखकर उनके पीछे पीछे गए। उन्होंने कहा, चले तो संदूक। प्रोफेसर ट्रेलॉनी का संदूक हवा में उठकर उनके पीछे पीछे सीढ़ियों पर जाने लगा। प्रोफेसर अम्बरीज बिल्कुल स्थिर होकर मुस्कुराते डंबलडोर को घूर रही थी। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, हालांकि उनकी बात पूरे प्रवेश हॉल में सुनाई दे रही थी, आप उनका क्या करेंगे जब मैं ज्योतिष के किसी नए टीचर को नियुक्त कर दूंगी? उसे रहने के लिए कमरे की ज़रूरत होगी। ओह, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैंने पहले ही ज्योतिष का एक नया टीचर खोज लिया है और उसे ग्राउंड फ्लोर पर रहना ही पसंद है, डंबलडोर ने खुशी से कहा। आपने खोज लिया? आपने खोज लिया? डंबलडोर, क्या मैं आपको याद दिला सकती हूँ कि शैक्षणिक कानून क्रमांक 22 के अनुपालन में मंत्रालय को किसी उपयुक्त उम्मीदवार को नियुक्त करने का अधिकार है, लेकिन तभी और सिर्फ तभी जब हेडमास्टर किसी को ना खोज पाए। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस बार मैं कामयाब हो गया हूँ। क्या मैं आपका परिचय नए टीचर से करवा सकता हूँ? वो सामने वाले खुले दरवाजे की तरफ मुड़े जिसमें से रात की धुंध तैरती हुई अंदर आ रही थी। हैरी को टापों की आवाज़ सुनाई दी। हॉल में चारों तरफ सदमे से भरी बुदबुदाहट होने लगी। धुंध में एक चेहरा बाहर निकला जिसे हैरी ने एक बार पहले अंधेरे जंगल में खतरनाक रात को देखा था। सफ़ेद सुनहरे बाल और बिल्कुल नीली आंखें, आदमी का सिर और धड़, जिसके नीचे के पैर घोड़े के थे। ये फिरिंज है, डंबलडोर ने स्तब्ध अम्बरीश से चहकते हुए कहा। मुझे लगता है कि ये आपको उपयुक्त लगेगा।